हमारा आज का हार्ट इशू खैबर पख्तूनख्वा का अमन किसकी जिम्मेदारी। आपने देखा कि कुछ ही दिन पहले वहाँ पे बाजौड़ में एक बम धमाका हुआ जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस अहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हुए, 16 ज़ख्मी हुए। उससे कुछ दिन पहले वज़ीरिस्तान में जो हमला हुआ आर्म्ड फोर्सेस की गाड़ी पे जिसमें 13 जवान शहीद हो गए पाकिस्तान के। और हम देख रहे हैं कि मुसलसल वहाँ से अफ़गानिस्तान से लोग पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, TTP के दहशतगर्द हैं। और शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 दिन पहले जो दरअंदाजी की कोशिश हुई है उसमें 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक करने का पाकिस्तान ने दावा किया है। और इतनी जंग वहाँ पे हो रही है और पिछले कुछ वाक़यात में 6 माह में अगर हम देखें तो 244 वाक़यात हो चुके हैं दहशतगर्दी के, जिसमें 117 सिविलियन जाँ बहक हुए हैं और 205 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जाँ बहक हो चुके हैं। बहुत ही एक नाजुक सूरत हाल है और शदीद कशीदा सूरत हाल है। इसी में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बहुत सारे सेंसिटिव एरियाज उसमें शुमाली वज़ीरिस्तान है, अपर जनूबी वज़ीरिस्तान है, लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान है, लकी मरवत, ट्रांक और कराची। और कल ही नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक ग्रैंड जिरगा हुआ है जिसमें दोनों तरफ से ये बातचीत हुई है। और वहाँ पे जो जिरगा उसने ये अपनी कुछ सिफारिशात मुरतब की हैं कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और इसके लिए उनके क्या मुतालबात है, क्या रिजर्वेशंस हैं और ये हुकूमत को पेश किए जाएंगे। इस पर पेशरफ्त होगी। हमें ज्वाइन किया है एहसानुल्लाह टीपू, डायरेक्टर न्यूज़ हैं खुरासान डायरी के, और इस सारे इलाके की जो सियासी और इसकी जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उस पर बहुत अच्छे तजियात करते हैं। टीपू साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि जो कुछ आप देख रहे हैं, रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया है, ये बहुत बड़ी एक खबर है और पहला मुल्क दुनिया में बन गया रूस जिसने तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया है। तो इसको आप अगर जो मैंने सूरत हाल बताई है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात पिछले महीने चीन में हुई, वहाँ चीन के वज़ीर ख़ारजा ने बैठ के सुलह करवाई और हमारे सफारती ताल्लुकात भी अपग्रेड हुए। तो आप क्या कोई नई ग्रेड गेम चल रही है खत्ते में? हाँ, खिते में भी चल रही है और बाईलेटरल लेवल पे भी अगर देख लें अफगानिस्तान पाकिस्तान की के लेवल पे भी चीज़ें चल रही है। और कल की जो खबर है जो रशिया की तरफ से, और रशिया कोई आम मुल्क नहीं है, यानी वीटो पावर है और सुपर पावर उस कैटेगरी में और उसका अपना एक इन्फ्लुएंस है पूरे रीजन में। तो हो सकता है और भी जो रीजनल कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन हो, बेलारूस जैसे ममालिक जो डायरेक्टली रशिया के इन्फ्लुएंस में कि वो भी यानी रिकग्नाइज करना शुरू कर दें। तो ये एक यानी रशिया की तरफ से मैसेज है और ये एक नया एक वो न्यू नॉर्मल जो कहते हैं वो चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। शाम में अहमद अल शरा यानी उनकी हुकूमत को प्रेसिडेंट ट्रंप उससे मिल रहे हैं, पूरे गल्फ कंट्रीज ने उसको रिकग्नाइज किया। उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो फ्रांस जाता है, वहाँ पे जिस तरीके से उनको रिसीव किया जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी रशिया ने सोचा कि वो तो वेस्टर्न वर्ल्ड की डार्लिंग हुए ना। एग्जैक्टली, ये तालिबान तो रशिया की डार्लिंग, तो वही ऑपोजिट। अब यही चीज़। अच्छा, इसका आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका ने जो मिडिल ईस्ट में रशिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म किया है, रशिया अपने उस इन्फ्लुएंस को यहाँ सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया में बढ़ाना चाह रहा है। हाँ एग्जैक्टली, मुझे यही चीज़ लग रहा है कि ये वो जो कैंप पॉलिटिक्स है उसकी तरफ हम जा रहे हैं दोबारा। तो यहाँ पे रशिया ने कहा कि मैं पीछे क्यों रहा हूँ, तो उन्होंने तालिबान हुकूमत को यानी तस्लीम किया। कल कुछ डिप्लोमेटिक सोर्सेज से बात हुई, वेस्टर्न भी थे उसमें, मिडिल ईस्टर्न भी थे और हमारे मुल्क की भी, तो वो यानी उनको खुद भी ये खबर नहीं थी, वो उनके लिए भी एक सरप्राइजिंग ये वो डेवलपमेंट थी जो कल हुआ। तो ये तो यानी जो रीजनल पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रही है। दूसरी तरफ टेररिज्म की तरफ अगर आ जाएं तो उसमें जो पाकिस्तान है वो अभी तक विक्टिम बना हुआ है। यानी तालिबान की जो गवर्नमेंट है पूरे रीजन में आप देखें, नेबरिंग कंट्रीज देख लें, तो वहाँ के कोई भी आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि लोग अफगानिस्तान से उठ के उस मुल्क में हमले कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें पाकिस्तान के साथ हो रही हैं, हालांकि हम क्लेम भी करते हैं दूसरे मुल्क में। हाँ, ये पाकिस्तान के साथ ही क्यों हो रही हैं, इसकी वजह क्या? हमने तो हम कहते हैं हमने मेहमान नवाजी भी की, हमने तालिबान को रखा भी दुनिया के प्रेशर के बावजूद। तो तालिबान जो हैं, आप पख्तून हैं, पख्तून वली एक चीज़ होती है, तो पख्तून वली में कर्ज इस तरह चुकाया जाता है? नहीं, ये मेरे ख्याल में चीज़ें पख्तूनवली से निकल चुकी हैं। ये अब नजरियाती वो जो है एक जिहादिस्ट नजरिया में भी हम समझते पख्तूनवली नजरिया नहीं, उसमें जो पार्ट ऑफ नजरिया नहीं, उसमें ये जो जिहादी वो एक आइडियोलॉजी बीच में आ गई है, उसमें तो ये कि नेशनलिज्म जिहाद। मुझे इसका समझाएं। चलें, आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी शुक्र है अल्लाह का मुसलमान। ये बताइएगा कि ये जो आपने जिहादी आइडियोलॉजी की बात की है, जिहाद तो इस्लाम और कुफर के दरमियान होता है ना। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ तालिबान जिहाद कर रहे हैं मोदी के हिंदुत्व से मदद लेके। यानी ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो जिहादिस्ट आइडियोलॉजी है उसमें आपके जो यानी नेशन स्टेट हैं,
जो बॉर्डर्स हैं, जो इतने सिटीज हैं, इस चीज को वो यानी सुपरसीड करते हैं। तो ये जाते चीजें हैं ना, तो फिर तो इंडिया उन्हें जब पहुंच जाना चाहिए था अब तक, तो वो ये बॉर्डर क्रॉस करके। यही चीज तो हमारे जो डिसीजन मेकर से उस वक्त उसको समझनी चाहिए थी कि सबसे पहले जो इनका वो आएगा स्पिल ओवर, वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा ये सवाल है क्या हम ये कह के कि आइडियोलॉजिकल वॉर है, जिहाद है, हम इस नैरेटिव का शिकार नहीं, ये उनके तर्ज का जिहाद है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वही जिहाद है। जिहाद ही तो नहीं है, मैं तो कह रहा हूं हमें जो जिहाद कुरान में क्या कहा है, जिहाद किसके खिलाफ है? वहां मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इंडिया में हिंदुत्व का एक नजरिया अखंड भारत का, उससे मदद लेके मतलब उसमें यही चीज कि अभी भी जो इनकी आइडियोलॉजी है वो ग़ज़वा हिंद पे बेस्ड करती है। सब जितने भी ग्रुप्स हैं उनका प्रोपेगेंडा, मतलब पाकिस्तान में जितने मुसलमान उनको मार के कत्ल करके वहां पहुंचो कि मार डालो सब। हाँ, सिस्टम को खत्म करके हमने वहां पे पहुंचना है। और इस हवाले से मौलाना फजल रहमान, बाकी जो यहाँ पे उलमा कराम है, मुफ्ती तकी उस्मानी, उन्होंने ऑलरेडी फतवे दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में कोई भी यानी जो वायलेंट मीन्स के जरिए यानी आप वो नहीं कर सकते, यहाँ पे न लड़ सकते हैं, न यहाँ पे मुसल्लह जिहाद की वो है जायज नहीं है पाकिस्तान में। वो बार बार ये चीज कह रहे हैं, लेकिन उनका अपना एक जहन है, उसके मुताबिक वो कर रहे हैं कि वो, बल्कि वो तो यहां तक क्लेम कर रहे हैं कि हम अपने ही मुल्क में लड़ रहे हैं। वो तो अटक का जो इलाका है उस वहां तक वो क्लेम करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की पॉलिसी, पहले हमने उन पे ऑपरेशन वहां पे किए, फिर हमने अचानक कहा कि तो एवरीथिंग विल बी ओके, काबुल का विजिट हुआ, ये वो, यू रिमेंबर दैट? वो चाय का कप महंगा पड़ा, हमने उनसे बातचीत कर ली, यहाँ ला के बिठाना शुरू कर दिया उनको। अब हम फिर ऑपरेशन, ये जो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है पाकिस्तान की, इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह एक तो बताएं, और क्या ये पॉलिसी का जो फ्लिप फ्लॉप है इससे हम कामयाब नहीं हो पा रहे? अब सार क्लैरिटी नहीं है हमारे अंदर। इंडिया के खिलाफ क्लैरिटी थी तो हमने टुकाई कर दी, यहाँ पे नहीं है क्लैरिटी, या क्लैरिटी नहीं है। सो इसका मतलब इस माइंड ये, और वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। अफसर साहब, मैं ये जो चाय की कप की आपने बात की, ये पूरी जो पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में या जो तालिबानाइजेशन का पूरा प्रोसेस था, वो सिर्फ ये नहीं था कि जनरल फेज वाला वो कब था। हाँ। ये 2004 में शकाई मुआहिदा होता है नेक मोहम्मद के साथ, जिसने बुनियाद रखी पाकिस्तानी तालिबानाइजेशन की। तालिबान कमांडर थे, तो उस वक्त भी सफदर हुसैन वो कर रहे हैं, तो वहां पे भी दोनों ने चाय के वो जो है कप्स वो इस तरह वो किए हैं। और अब एपी के जनरल फैज की चाय नहीं थी, वो एस्प्रेसो थी। मुझे भी ये लग रहा है। हाँ। और एक वो जो सेरीना होटल काबुल में जो चाय की कप, तो ये दोनों जो कप हैं पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, जो टेरर वॉर ऑन टेरर वाली हिस्ट्री है, वहां से शुरू होकर वहां पे खत्म, और अभी तक हम भुगत रहे हैं, खत्म अभी तक नहीं। तो ये जो है कि पूरा जो यानी अभी भी मामला पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि डिप्लोमेटिकली मामला को बेहतर किया जाए, लेकिन मुझे फिलहाल नहीं लग रहा। आपका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो सिक्योरिटी का है। वो अभी तक मुझे ग्राउंड पे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि यानी उस पर कोई डेवलपमेंट हो, कोई टीटीपी का, अफगान तालिबान का बड़ा कमांडर जो है उस हवाले से कोई पेशरफ्त हुआ हो, या अफगान तालिबान ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया हो अफगानिस्तान में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम अब चाइना बीच में आ गया है। अब उसमें यह है कि चाइना की कोशिश है कि हम अफगान तालिबान को यानी सिपेक के एक्सटेंशन के जरिए, जो ट्रेड के जरिए, कनेक्टिविटी के जरिए हम अगर उसको वो कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन मुझे फिलहाल नहीं लग रहा, क्योंकि जो पाकिस्तानी तालिबान का मामला है, अभी तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये काबुल के हाथ से निकल के ये कंदहार चला गया है। अच्छा, ये बताइएगा, काबुल से कंदहार चला गया ये मामला, अब रूस ने काबुल को तस्लीम कर लिया, इस मूव का फ़र्क कोई इस टीटीपी के जो कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर, इस पे नेगेटिव पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा? मतलब वो बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी? फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि उस पर कोई असर आएगा, क्योंकि हाँ, अगर बाकी ममालिक जो हैं, खासकर जो रीजन के जो नेबरिंग कंट्रीज, अगर उनकी तरफ से रिकग्निशन का एक प्रोसेस शुरू हो जाए तो फिर हो सकता है। और इसमें फिर क्या हो सकता है? फिर हो सकता है कि अफगान तालिबान पे यानी कोई रीजनल फॉर्मेट बन के अफगान तालिबान से बात कर लें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अफगान तालिबान का ये एक पॉलिसी विंग है टीटीपी, दुनिया पे प्रेशर डालने के लिए कि हमें तस्लीम करो, हमें। टीटीपी तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, लेकिन बाकी कुछ ऐसे वो हैं, लेकिन वो अभी फिलहाल उन्होंने वो नहीं किया। ऐसे हैं ना, ये टीटीपी तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए हमारा जो इस कौम का जो एहसान था वो उतारने के लिए रखी हुई है ना, दूसरी कौमों का एहसान तो नहीं उतार रहे। ईरान निकाल रहा है ना मुसलसल उनको, तो वहां तो चूंग भी नहीं हो रही। लेकिन शायद मैं इस पे आपसे कितना शिकवा करूं, आगे चलते हैं। ये बताएं कि इस पे चाइना का रोल क्या होगा? जब रशिया ने अफगानिस्तान को तस्लीम कर लिया, चाइना पहले ही, ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं लेकिन सफारती ताल्लुकात नहीं है, इस तस्लीम नहीं किया,
तो अब चाइना भी आप समझते हैं इस तरफ जाएगा? चाइना यानी पिछले साल जो तालिबान के एम्बेसडर हैं तो उसको खुद जो उसके क्रेडेंशियल वो पेश करा था तो खुद प्रेसिडेंट शी ने वो रिसीव किए। तो ये बहुत बड़ी उस वक्त वो डेवलपमेंट नहीं, लेकिन अभी कहा ये यार कि रूस पहला मुल्क है जिसने हाँ, लेकिन रूस ने तस्लीम किया, वो अभी तक चाइना ने तस्लीम नहीं किया। लेकिन आज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो बयान आया है तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि ये अच्छी डेवलपमेंट है और अफगानिस्तान को भी, तालिबान गवर्नमेंट को भी जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसका हिस्सा होना चाहिए, एक्सक्लूडेड नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि ये जो रशिया की तरफ से किया गया है ये सिर्फ यानी इंडिविजुअल ये फैसला नहीं रहेगा, इसमें जरूर अंडरस्टैंडिंग होगी तो खिते के जो बाकी मुमालिक हो सकते हैं वो भी रिकग्निशन की तरफ चले जाएं। तो और एक कोशिश होगी कि हम फॉर्मली रिकग्नाइज करते हैं और उसके बाद हम जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं चाहे वो चाइना के हों चाहे वो रशिया के हों, ISKP के हवाले से पाकिस्तान के हों, तो उसको भी एड्रेस करने की हम कोशिश करेंगे। तुर्की के भी बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो अभी आपने बताया कि इसके तो जब पाकिस्तान का अमेरिका से ताल्लुकात हैं उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा इन सारी चीज़ों से जो अभी ये हो रही है खित्ते में? नहीं, वो मुझे नहीं लग रहा कि अमेरिका के साथ जो है पाकिस्तान, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान का जो इशू है ये पाकिस्तान की पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका भी किसी वक्त तस्लीम कर ले अफगान तालिबान की हुकूमत को, वो मुझे सच नहीं लग रहा क्योंकि अमेरिकन या वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उनके कुछ सीरियस कंसर्न है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हैं या गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से हैं। एग्जैक्टली, तो अगर वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट के सबको वो मिलना चाहिए वहां पे जितने भी दड़ हैं। अब आप ये जो आपने बताया रूस ने कर लिया, चीन ने ये बयान दिया है कि होना चाहिए इसको, तो कल अलीमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने फरमाया कि पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान को तस्लीम करना शुरू हो गई है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत को। मतलब एक मुल्क ने किया लेकिन एक ट्रेंड तो शुरू हुआ, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? सवाल तो उनका वैलिड है। हाँ, और पाकिस्तान ने अपग्रेड किया यानी एम्बेसडर लेवल तक वो लेके आ गए हैं डिप्लोमेटिक जो टाइज है दोनों। तो हो सकता है कि अगर अभी मुझे जो लग रहा है कि जो खिते के मुमालिक हैं वो हो सकता है रिकग्निशन की तरफ चले जाएं, क्या हो सकता है पाकिस्तान भी फ्यूचर में। क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान इंतजार करो चीन और सऊदी अरब के फैसले का? बिल्कुल एग्जैक्टली, खासकर यानी रशिया ने स्टार्ट लिया, ये अंडरस्टैंडिंग यानी मुझे लग रही है। और हो सकता है फिर चाइना या सेंट्रल एशियन कुछ और मुमालिक, खासकर उज़्बेकिस्तान जो है, मुझे उसके हवाले से भी काफी कि हो सकता है जो नेक्स्ट मुल्क हो वो उज़्बेकिस्तान। तो पाकिस्तान ने पहले क्यों, पिछली हुकूमत तालिबान को तो पाकिस्तान ने सिर्फ तस्लीम किया था, सऊदी अरब ने सिर्फ पाकिस्तान इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? पिछली हुकूमत पाकिस्तान ने यानी UAE और सऊदी अरब से भी पाकिस्तान ने ही तस्लीम करवाया था। तो इस दफा पाकिस्तान के वो जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, जो हालात जिस तरीके से खराब हो गए हैं, पिछली बार तो वो चीजें नहीं थी, तो उसके हवाले से। और दूसरा ये कि इंटरनेशनल एक प्रेशर भी था उस वक्त, और ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से सब चीजें। तो पाकिस्तान वो नहीं कि मैं दोबारा से, वैसे भी एक इल्जाम लगता आ रहा है कि हमने उसको होस्ट किया, हमने उनको ला के काबुल के तख्त पे बिठाया, तो अगर हमने रिकॉग्नाइज भी किया तो अमेरिका के साथ मजीद मामला खराब होंगे। और उस वक्त भी मामला काफी खराब बाइडन और पाकिस्तान के बीच। बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब हमसे बात करने का, और बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मेरे। तो आपने सुना एक चीज़ जो मैंने पिक की है इस गुफ्तगू से, वो आपके लिए और मेरे चाहने वालों के लिए, क्लैरिटी। इट्स द क्लैरिटी यू इंटेलिजेंट मैन, कि हमारे अंदर क्लैरिटी थी तो अपने से इतने बड़े दुश्मन इंडिया को हमने 4, 5, 6 दिन में दिखा दिया कि हमारे पास कितनी कैपेबिलिटी है। यहाँ भी क्लैरिटी होगी तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और बुरी गवर्नेंस तीनों मसले हल हो सकते हैं। उम्मीद है कि क्लैरिटी आएगी, हम दुआ कर सकते हैं, दुआ करेंगे। वक्त ब्रेक के बाद हमारा आज का एडिटोरियल किस मौजू पे है? इजराइल का माउथपीस वेस्टर्न मीडिया कैसे? छोटे से ब्रेक के बाद। मीडिया की आज़ादी बहुत बड़ा इशू है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी है, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में ही मीडिया दबाव भी नहीं होता, मगर भी मीडिया जो बहुत नारा लगाता है आज़ादी का और फंडामेंटल राइट्स का, वो माउथ पीस इसराइल का किस तरह बना हुआ है। और इसकी आवाज़ हम नहीं निकाल रहे, BBC के अंदर से 112 सहाफ़ियों ने एक ख़त लिखा है जो लीक किया है ओवन बेनेट जोन्स ने, जो पहले BBC के लिए काम करते थे, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड सहाफ़ी हैं, और अब वो गार्डियन के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान में बहुत अरसा वो पोस्टेड रहे, कई सालों तक, और उन्होंने पाकिस्तान पे किताब भी लिखी है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये ख़त जो है वो डिस्क्लोज़ किया है। उन्होंने कहा कि 112 BBC के सहाफ़ी और 400 से ज़्यादा मीडिया और एंटरटेनमेंट, उन सब ने मिल के ख़त लिखा है BBC की इंतज़ामिया को, और उन्होंने कहा कि गज़ा रिपोर्टिंग में जो BBC है वो इसराइल का एजेंट बना हुआ है। और गज़ा में हुआ क्या, पिछले 4 हफ्तों में सिर्फ 600 बच्चे, ख़वातीन और मर्द वहाँ पे मारे जा चुके हैं इसराइल की तरफ से, जो सिर्फ खुराक लेने के लिए लाइनों में खड़े थे। और इसके साथ साथ बहुत सारे सहाफ़ी भी मारे गए हैं। और
इस जो इन हालात की वजह से, लेकिन जो वहाँ पे बीबीसी है और जो दूसरा मीडिया है वो इसको सही रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। और उसकी वजह यह है कि बीबीसी बोर्ड के जो रुकन है राबी गिब, उनकी बरतरफी का मुतालबा किया गया क्योंकि वो यहूदी क्रॉनिकल और टोरीज से उनकी वाबस्तगी है। वही जिस तरह यहाँ पे सहाफ़ियों पे इल्ज़ाम लगते हैं ये लिफाफा है और ये फलानी पार्टी से इसका ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा कि ज़ायनिस्ट लॉबी से इसके ताल्लुकात हैं। और उन्होंने एक गज़ा पर डॉक्यूमेंट्री थी, गज़ा मेडिक्स अंडर फायर, जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो उनके ऊपर जो अटैक हो रहे थे वो बनाई, वो नशर करने से बीबीसी ने इनकार किया और अंदरूनी चेक्स उन्होंने कहा जी। और उसके बाद ये कहा गया है कि इल्ज़ाम लगाया गया है कि इदारा फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम की रिपोर्टिंग भी नहीं कर रहा और इसराइल रियासत की प्रोपेगेंडा मशीनरी को रिपोर्टिंग में तरजीह दी जा रही है, जबकि फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों की कोई वक़्त नहीं है बीबीसी के करीब। और ये बहुत ही ख़तरनाक और संगदिल इल्ज़ामात हैं जो बीबीसी के ऊपर लगाए गए हैं और इसलिए भी लगाए गए। बीबीसी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन जो कुछ आ रहा है वो काफ़ी आँख है इस हवाले से कि मीडिया को फ्रीडम अपनी का ख्याल रखना चाहिए। बीबीसी जैसा इदारा जो इतना पुराना है, और इस पर मुलाजमीन ने कहा है कि अब मजबूरन हमें आवाज़ बुलंद करनी पड़ रही है क्योंकि बार बार हमने तवज्जो दिलाई अपनी मैनेजमेंट की, लेकिन मैनेजमेंट जो बरतानिया की सरकार की नौकर है और बरतानिया की सरकार जाहिर है ज़ायनिस्ट की नौकर है, और ज़ायनिस्ट वो हैं जिन्होंने बरतानिया की सरकार से इसराइल बनवाया था 1917 में उस खत के ज़रिए जो गोल्डस्मिथ्स और दूसरे ज़ायनिस्ट जो एक लॉबी थी उसने बनवाया था। तो अब ये सहाफ़ियों का इल्ज़ाम है कि हमारा और मैनेजमेंट का जो एक रिलेशनशिप है ये अब्यूसिव रिलेशनशिप है जहां सच बोलने पर ही दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि बीबीसी अपने सहाफ़ती मयार पर दोबारा खड़ा हो। हमारी भी ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि अपनी माजी की गलती की माफ़ी मांगने का बेहतरीन तरीका है कि बीबीसी सहाफ़ती मयार को अपनाए और बरतानिया ने जो गलती की और जिसकी वजह से मिडल ईस्ट में आज तक लाखों बेगुनाह मारे जा चुके हैं उसका कफ़ारा अदा हो।